आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द ग्लास हाउस। ये एक हॉलीवुड मूवी है और काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक लड़की रूबी की है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन जब वह कॉलेज से घर लौटती है तो उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। रूबी जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है पुलिस उससे एक दिल दहला देने वाली खबर सुनाती है। उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो चुका है। रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इस घटना के बाद रूबी और उसका छोटा भाई अनाथ हो जाते हैं। फ्यूनरल के दौरान कई सालों बाद उनका मामा उनसे मिलने आता है। वो कहता है कि अब बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, लेकिन इतने सालों की दूरी के कारण रूबी उस पर विश्वास नहीं बना पाती। रूबी उसकी मदद को विनम्रता से ठुकरा देती है। कुछ दिनों के बाद उनके पिता के पुराने वकील घर पर आते हैं और बताते हैं कि रूबी को अपने पिता की ओर से एक बड़ी अमाउंट विरासत में मिली है, पूरे 3 करोड़ डॉलर। साथ ही उनके पिता ने एक ट्रस्ट फंड के जरिए बच्चों की सुरक्षा के लिए एक परिवार को नियुक्त किया है। उनके पुराने पड़ोसी टेरी और उनकी पत्नी एरिन। रूबी को बचपन से टेरी और एरिन पर भरोसा था, इसलिए वो अपने भाई के साथ वहाँ रहने चली जाती है। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे रूबी को टेरी के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगता है। वो जब नहाने जाती है तो टेरी जानबूझ के आसपास मंडराने लगता है। उसकी निगाहें अब एक जिम्मेदार पेरेंट जैसी नहीं बल्कि कुछ और ही इशारा करती हैं। रूबी अंदर ही अंदर डरने लगी है। एक रात अचानक टेरी और एरिन के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। ये पहली बार था जब रूबी ने दोनों को इस तरह चिल्लाते और चीजें फेंकते हुए देखा था। वह छुपकर झगड़ा सुन रही थी। तभी टेरी ने खिड़की के पर्दे खींच दिए, जैसे वह कुछ छुपा रहा है। अगले दिन टेरी उसे लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करने जाता है और झगड़े को लेकर कहता है कि ये तो बस एक मजाक में हुआ था। रूबी बात को टाल देती है, लेकिन वापसी के रास्ते में टेरी अचानक से गाड़ी तेज चलाने लगता है, जैसे कुछ गुस्से में हो। रूबी डर जाती है और उसे सावधानी बरतने को कहती है। तब जाकर टेरी थोड़ा शांत होता है। घर पहुंचने के बाद रूबी एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती है। एरिन ड्रग्स के नशे में धुत बेहोश पड़ी है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन है। अब रूबी को ये यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत वकील से मिलती है और पूरी बात बताती है, लेकिन वकील उसे समझाता है कि शायद ये सिर्फ एक माहौल की घबराहट है। वो ये भी कहता है कि टेरी उसके पिता का अच्छा दोस्त था, पर रूबी की बेचैनी कम नहीं होती। रूबी अपने वकील से मिलकर घर लौटती है। घर पहुंचते ही टेरी और एरिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एरिन उसे समझाती है कि कल रात जो इंसुलिन वो इस्तेमाल कर रही थी दरअसल वो डायबिटीज का था, क्योंकि वह डायबिटीज की मरीज है। रूबी को लगता है कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। रूबी उन दोनों से माफी मांगती है। अब उन्हें एक ही घर में रहना है और आपसी विश्वास जरूरी है। इसके बाद से रूबी भी थोड़ा शांत हो जाती है और टेरी उससे दूरी बनाकर रहने लगता है। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, लेकिन एक दिन रूबी कॉलेज में काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन एरिन उसे लेने नहीं आता। थक हार कर वो खुद ही टेरी की कंपनी पहुंच जाती है ताकि उसके साथ घर लौट सके। जैसे ही वह कंपनी पहुंचती है वो देखती है कि टेरी किसी से ऑफिस में बात कर रहा है और झगड़े में पैसे लौटाने जैसी बातें सुनाई देती हैं। रूबी को लगता है कि ये कोई बिजनेस का मामला होगा और वह नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वह फैक्ट्री एरिया में जाती है तो एक चौंकाने वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। उसके पिता की कार वहीं पर खड़ी होती है, जबकि उसका मानना था कि उसके माता पिता की गाड़ी तो दुर्घटना में पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। फिर ये गाड़ी यहाँ कैसे? घर लौटकर रूबी सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगालती है और उसे एक चौंकाने वाले सच्चाई का पता चलता है। उसके पिता जिस कार से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वो कोई दूसरी गाड़ी थी जिसका ब्रेक फेल हो गया था। उसके पापा इतने सतर्क व्यक्ति थे कि ये बात उसे कुछ हजम नहीं होती। वो तुरंत अपने वकील को ईमेल करती है और BMW की जांच करवाने की गुजारिश करती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी वकील की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था कि रूबी को एक और रहस्य का पता चलता है। जब वह घर की सफाई कर रही होती है तो कूड़े में उसे एक लिफाफा मिलता है। उसमें एक स्कूल से निकाले जाने का नोटिस होता है। पता चलता है कि टेरी ने उसकी और उसके भाई की एडमिशन एक महंगे प्राइवेट स्कूल में करवाई थी और बिना उनके
जाता है, फीस वापस लेकर दोनों का नाम भी कटवा दिया। इसी दौरान उसे एक और चिट्ठी मिलती है। ये उसके मामा की होती है, जिसमें ढेर सारा प्यार और चिंता भरा हुआ होता है। लेकिन ये लेटर उसे पहले कभी नहीं मिला था, शायद टेरी ने छुपा लिया था। रूबी को अब समझ में आने लगता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसी वक्त बाहर से कोई आहट आती है। रूबी झट से मामा का कॉन्टेक्ट नंबर फाड़कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है। वो सोचती है कि ये सब बातें वकील को बताने चाहिए, लेकिन जब वह मेल खोलने जाती है तो पाती है कि उसका ईमेल अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। उसे लगता है कि अब यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रात के वक्त टेरी को अचानक किसी का फोन आता है। जैसे ही वह फोन उठाता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि नीचे मौजूद रूबी सब कुछ सुन रही थी। फोन पर टेरी किसी से कहता है कि वो बहुत बुरी तरीके से कर्ज में डूब चुका है और अब वसूली के लिए लोग उसको धमका रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैंने एक नया इंतजाम कर लिया है, बस कुछ ही दिन में मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। इसी के साथ वो ये भी बोलता है कि उसे 4 करोड़ की रकम मिलने वाली है, बस एक चाल चलनी बाकी है। रूबी ये सब चुपचाप सुन रही होती है। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अगले दिन वह कॉलेज पहुंचते ही वकील को फोन करती है, लेकिन ये कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। जब रूबी को अपने पापा की कार टेरी की कंपनी में खड़ी मिली, तब से उसके मन में शक गहराने लगा था। वो अब इस बात को समझने लगी थी, ये दिखने में सीधे साधे लगने वाले लोग शायद अंदर से बहुत खतरनाक हैं। उस रात वो पूरी तरह जागती रही। सुबह से पहले वो चुपचाप उठी और हॉल में आकर अपने मामा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगा। अब रूबी को समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह उसका भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसने धीरे से टेरी के कमरे में जाकर उसकी कार की चाबी चुरा ली और फिर अपने छोटे भाई के साथ वहां से भाग निकली। लेकिन रास्ते में उसका सामना एक गड्ढे से हो गया। सड़क धंस गई थी और पुलिस ने रास्ता रोक दिया। इसी बीच टेरी भी वहां पहुंच गया। उनका भागने का प्लान फेल हो गया। टेरी ने रेड को बंधक बनाकर रूबी को फिर से उसी ग्लास हाउस में वापस ले गया। अब वह अपना असली चेहरा छुपा नहीं रहा था। रूबी को पता चला कि उसके माता पिता की मौत भी एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें टेरी ही मास्टरमाइंड था। एरिन ने रूबी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया। अगले दिन टेरी बैंक पहुंचा और घर की मरम्मत का बहाना बनाकर रूबी की ट्रस्ट फंड से पैसे निकालना चाहता था, लेकिन बैंक ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि रूबी ने पहले ही स्कूल से निकाले जाने की सूचना बैंक को भेज दी थी, जिसमें बैंक को शक हो गया कि टेरी फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उधर एरिन के ऊपर भी मुसीबत आ गई। वो एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थी, लेकिन उसने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर अवैध दवाइयां मंगवाई थी, जो अब अस्पताल को पता चल गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इस घटना के बाद टेरी और एरिन के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। एरिन अब इस खेल से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन टेरी कर्ज में डूबा हुआ था और इसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रात को एरिन को फिर से नशे की लत लगी। उसने नीचे जाकर खुद को इंजेक्शन लगाया और वहीं बैठे बैठे पुराने वीडियो देखने लगी। रूबी के बचपन के वीडियो को देखकर वो भावुक हो गई, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। टेरी ने भी ये देखा और वह पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन अब वह किसी को नहीं बख्शने वाला था। उसने रूबी के भाई टेरी को पकड़ लिया, उसे घसीटकर बेसमेंट में ले गया। रूबी भी उसी बेसमेंट में बंद थी, लेकिन अब हार नहीं मानने वाली थी। बेसमेंट की दीवार में एक छोटा सा खिड़की नुमा रास्ता था। रूबी ने एक लोहे की रॉड उठाई और उस खिड़की को तोड़ने लगी। उसी वक्त टेरी ने अपनी कार बेसमेंट के बाहर लाकर खड़ी कर दी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वह कार में बैठकर चला नहीं गया, बल्कि वापस घर में घुस गया और एक पूरी बोतल शराब पीकर सोफे पर लेट गया। रूबी ने अपने भाई रेड को खिड़की से बाहर निकाला। उसे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने टेरी की कार की चाबी पा ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ टेरी की ही चाल थी। वो गाड़ी के पहले ही ब्रेक फेल कर चुका था। जैसे ही रूबी भाई के साथ घर से निकलने की कोशिश करने लगी, उसने देखा कि टेरी अब भी बिल्कुल आराम से सोफे पर लेटा हुआ है, मानो कुछ हुआ ही ना हो, जबकि एरिन की मौत हो चुकी थी और हालात बेहद गंभीर थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वकील खड़े थे। वह टेरी को चेतावनी देने आए थे कि अब बैंक ने ट्रस्ट फंड को फ्रीज कर दिया है। जब तक रेड और रूबी सिग्नेचर नहीं करेंगे, एक भी पैसा नहीं निकलेगा। इसी बातचीत के दौरान एक और गाड़ी वहां पर आ जाती है। ये कोई और लोग नहीं बल्कि वसूली वाले थे, जिनसे टेरी ने भारी ब्याज पर कर्जा लिया हुआ था। इन दरिंदों ने पहले वकील को बेरहमी
से मार डाला और फिर टैरी को घसीटते हुए ले गए। टैरी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दो हट्टे कट्टे गुंडों के सामने उसकी एक ना चली। उसे जबरदस्ती उसी गाड़ी में बैठा दिया गया जिसमें उसने खुद ब्रेक फेल की थी। जैसे ही गाड़ी पहाड़ी के रास्ते पे चलने लगी कि ब्रेक काम नहीं कर रहे, रफ्तार बढ़ती गई और टैरी बुरी तरीके से घबरा गया था। उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आ रही एक ट्रक में टकरा गई और उसके बाद बगल में चल रही दूसरी गाड़ी से टकराकर खाई में सीधी घाटी में गिर गई। सीन चेंज होता है। अब रूबी और उसका भाई एक बड़ी सड़क पर सुरक्षित खड़े होते हैं। उन्होंने उस नरक से निकलकर आखिरकार आजादी पा ली थी। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती है। पुलिस वाले उन्हें देखते हैं और गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद पुलिस अफसर को टूटी हुई रेलिंग दिखती है। वह जांच करने नीचे उतरता है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की लाश मिलती है। पुलिस रेडियो से मदद मांगने ही वाली होती है कि तभी झाड़ियों से लहूलुहान टैरी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। रूबी और रेड का खून सूख जाता है, लेकिन रूबी डरने वाली नहीं थी। वो सीधी ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। उसके जहन में अपने माता पिता की मौत के वो भयानक पल घूमने लगे और अंत में उसने गाड़ी बढ़ा दी। टैरी ने अपने पापों की कीमत चुकाई। कहानी के अंत में रूबी और रेड अपने मामा के घर पहुंचते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लालच जब इंसान की नीयत को खा जाता है तो वो खुद ही मिट जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।